हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट सेकंड, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट सेकंड है आपका क्लास 11 फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा थोड़ा फिजिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे फिजिक्स को। ओके, और फिज़िक्स वर्ड कहाँ से निकला, क्यों नाम दिया गया है, किसको हम फादर ऑफ फिज़िक्स बोलते हैं, ओल्ड फादर ऑफ फिज़िक्स कौन है, न्यू फादर ऑफ फिज़िक्स कौन है। ओके, तो थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जस्ट फिज़िक्स एंड इट्स की ब्रांचेस के बारे में। ओके, और फिर चलते हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। ओके, तो नाउ फिज़िक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ओके, तो फिज़िक्स is a branch of science which deals with the study of basic laws of nature and their manifestation in natural phenomena। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास नेचुरल फिनोमेना होते हैं, नेचर प्रोसेस ओवरऑल नेचर में, तो उनके ऊपर क्या बेसिक लॉज इन्वॉल्व हैं उसको स्टडी करता है फिजिक्स एक्चुअल में। ठीक है, फिर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एक्चुअल डेफिनेशन तो कहीं हमें नहीं मिलेगा और ना ज़रूरी भी नहीं है, जस्ट हमें समझना है कि हाउ बेसिक लॉज आर इन्वॉल्व, या फिजिक्स के बेसिक लॉज कैसे लगते हैं नेचर पे। ठीक है, नेचर के लॉज जो हैं तो उनका समझना ही हमारा दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स को अगर डिफाइन करना है आपने तो कैसे डिफाइन करोगे। फिजिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ basic laws of nature and their manifestation in various natural phenomena। ठीक है, various natural phenomena। ठीक है, phenomena means process। ठीक है, phenomena हो गया process, एक process को बोलते हैं phenomenon। ओके, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन हमने बोला, और बाकी दूसरे डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन और उनको स्टडी करना, दैट इज़ फिजिक्स। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि वेरियस लॉज एंड फोर्सेस दैट आर गवर्निंग द होल यूनिवर्स, दैट इज़ स्टडीड अंडर द फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम। ओके, नाउ फिजिक्स का वर्ड जो है, फिजिक्स का वर्ड निकला कहाँ से है, तो द वर्ड फिजिक्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। तो ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है फ्यूजिस। ठीक है, फ्यूजिस ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग होता है मीन्स नेचर। तो ग्रीक लैंग्वेज में नेचर को फ्यूजिस बोलते, तो वहाँ से लिया गया है फिजिक्स का वर्ड। ओके, ठीक है, डेफिनेशन अब आप देखते हैं इसका ब्रांचेस। ठीक है, तो मेनली हम फिजिक्स को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस में। ठीक है, तो जितना भी फिजिक्स में रिसर्च हुआ है, काम हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने, फिजिक्स ने काम किया है, तो 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स, एंड 1900 के बाद की फिजिक्स। ठीक है, तो जितना फिजिक्स का नॉलेज है, जितना फिजिक्स में स्टडी हुआ है, फिजिक्स नॉलेज, होल नॉलेज ऑफ फिजिक्स बिफोर 1900 एडी, तो 1900 सदी से पहले जो नॉलेज, जितना फिजिक्स में काम हुआ है, ठीक है, जितनी स्टडीज़ हुई, जितने फिजिस्ट और साइंटिस्ट ने काम किए हैं, तो वो सब उसको बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। एंड जो 1900 के बाद की फिजिक्स है, फिजिक्स आफ्टर 1900 एडी, उसको बोलते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो जनरली बहुत सारे टाइप से फिजिक्स को ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो जनरली हम क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स को आप कह सकते हो थोड़ा मतलब एज न्यूटन फिजिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पर न्यूटन लॉज वगैरह, न्यूटन का जितना भी काम था वो लागू होता था,
तो जो मॉडर्न फिजिक्स है तो वहाँ पर जाके न्यूटन की कुछ थ्योरीज फेल हो जाती हैं, कुछ लॉज फेल हो जाती हैं जो न्यूटन ने बोला था। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, दो मेन ब्रांचेस। तो अब फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आपको पता ही है। फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो इसमें भी दो केस हैं। आप देखिए, जो पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स का फादर है, इसको हम ओल्ड फिजिक्स भी बोल सकते हैं, या न्यूटोनियन फिजिक्स, या क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो जो पहले फिजिक्स का फादर या ओल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, पहले जो माना जाता था वो आपका था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, पहले फादर ये था। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, आजकल हम किसको मानते हैं फादर ऑफ फिजिक्स? फादर ऑफ फिजिक्स आज मानते हैं हम किसको? आइंस्टाइन को। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसने 1900 के बाद बहुत काम किया फिजिक्स में, ठीक है, और इसने ऐसे ऐसे लॉज दिए, ऐसे ऐसे थ्योरीज दी जहाँ पर आपका न्यूटन का जितना भी उसने काम किया था, कुछ काम उसका फेल होने लगा, ठीक है। तो आजकल हम फादर ऑफ फिजिक्स को कैसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब ये न्यूटन कहाँ का था? न्यूटन ये था इंग्लिश फिजिस्ट, इंग्लिश मीन्स यूके का था, इंग्लैंड का था, तो ये इंग्लिश फिजिस्ट था, ठीक है, यानी इंग्लिश साइंटिस्ट जिसने फिजिक्स में काम किया है तो उसको बन गया फिजिस्ट। तो इंग्लिश फिजिस्ट था ये, इंग्लैंड का, या जो भी आपको बोलना है यूके। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ का था? ये था जर्मन बॉर्न, जर्मनी का था, ठीक है। तो ये बाद में यूएसए में सेटल हो गया, तो जर्मन बॉर्न यूएस फिजिस्ट, ठीक है। तो बाद में इसको यूएसए का, लेकिन ये जर्मनी का था, लेकिन ठीक है। और न्यूटन था आपका इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लैंड का। ओके, तो फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स या आप बोल सकते हो ओल्ड फादर ऑफ फिजिक्स। पहले कौन था फादर फिजिक्स का माना जाता? न्यूटन, ठीक है, लेकिन कुछ उसने जो लॉज वगैरह दिए थे उसके कुछ थ्योरम्स या थ्योरीज फेल होने लगे, तो इसके बाद फिर फादर ऑफ फिजिक्स आज इसको बोला जाता है आइंस्टाइन को, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द ग्रैंडफादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो मेन हमने ब्रॉडली इनको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा नाम कभी कभी लोग इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के आसपास 1905 में एक ही बार 3 पेपर पब्लिश किए थे, 3 रिसर्च इसने रिसर्च किया, और अपनी जो भी इसने रिसर्च किया था उसमें कुछ लॉज वगैरह इसने पब्लिश किए। तो ये आपको याद रखना है, इसने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें इसने बोला लाइट क्वांटास के बारे में, जो बाद में आपको क्लास 12th में जाकर पढ़ना है, जिसको फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, लाइट के ऊपर इसने थ्योरी दिया। और दूसरा इसका रिसर्च पेपर था दैट वाज ब्राउनियन मोशन पे, ठीक है, ब्राउनियन मोशन पे। और तीसरा था इसका पेपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या था तीसरा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये 3 पेपर जब इसने पब्लिश किए ना अपने रिसर्च में 1905 के आसपास, तब इसमें देखा गया कि भाई इसमें इसका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे था ये चीज़, तो वहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो था, क्लासिकल लॉज जो थे पहले से डिज़ाइंड न्यूटन और दूसरे साइंटिस्ट के, तो वो इन प्रोसेस पर फेल होने लगे, ठीक है। जो आइंस्टाइन ने इसने नए लॉज बोला, ठीक है, कि यहाँ पर इन चीज़ों में फेल हो रहे हैं न्यूटन के लॉज, ठीक है। तो उसके बाद आइंस्टाइन को बहुत माना गया और इसने बहुत काम किया आगे फिर, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज माना जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे, वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।
नाउ देखिए हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है एक साइड, तो क्लासिकल एंड दूसरा है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न को कुछ लोग कभी कभी क्वांटम भी कहते हैं। तो एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न में 2-4 चीज़ें आती हैं, एक्चुअल क्वांटम नहीं आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में आपका बहुत सबसे पहले हम लेते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, जो हमने 11th क्लास में स्टार्ट करना है, यूनिट 3rd से आगे, काइनेमेटिक्स से आगे, और मैकेनिक्स आता है इसमें। फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा आता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह सब कुछ। ये 3 जो हैं ये इनका एक ही ब्रांच है, इन तीनों को मिला के उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक हो गया आपका मैकेनिक्स और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर 3 और आते हैं ब्रांचेस। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स आता है। ठीक है, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच। तो क्लासिकल फिजिक्स की टाइप्स या काइंड्स हैं हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स, ओके, थर्मोडायनामिक्स। देन वी हैव, इसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइट को नेम कहेंगे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये सब आता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। वैसे ही हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में आता है 2 बड़े बड़े ब्रांचेस हैं मॉडर्न फिजिक्स के, जिसको हम बोल सकते हैं रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है रिलेटिविटी एंड दूसरा आता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, काफ़ी टफ ब्रांचेस हैं ये दोनों, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये ब्रॉडली इसके 2 पार्ट हैं आगे, तो इसके 3-4 ये चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, तो नाउ मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? तो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, इन मैकेनिक्स हम स्टडी करते हैं बॉडीज़ का मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडीज एट लव स्पीड्स। ठीक है, तो इसमें हम मटेरियल बॉडी जितनी भी हैं, ये सीधा बॉडीज़ बोल दो। अब हमने फिजिक्स में स्टडी करना है किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज़, किसी की भी आप किसी को भी कुछ किसी पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, किसी को भी कुछ स्टडी करना, तो हम उस चीज़ को एज ए बॉडी लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास मटेरियल बॉडीज़ होंगी तो उनका मोशन स्टडी किया जाता है इसमें। ठीक है, मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज या मोशन ऑफ बॉडीज एट लव स्पीड। ठीक है, तो लव स्पीड ये नहीं कि बिल्कुल ही स्लो स्लो, वैसा नहीं है। तो हाई स्पीड हम बोलते हैं कि जैसे लाइट हमारी बहुत स्पीड से चलती है, तो लाइट की स्पीड को हम हाई स्पीड मानते हैं सबसे ज़्यादा, और लव स्पीड का मतलब है कि लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? मोशन ऑफ द बॉडी स्टडी करते हैं एट लव स्पीड। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर। ठीक है, कुछ लोग या इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स आपको क्लास 9th में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्लास 12th के पहले 5 यूनिट हैं इसके बने हुए। ओके, तो ऑप्टिक का मतलब ही होता है लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट और उसकी स्टडी। ठीक है, जो भी लाइट के फिनोमेना है तो वो सब आपको लाइट एंड इट्स वेरियस फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। ओके, तो वो सब आपने पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर। फिर थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, तो इसमें आपको हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन।
तो मीन्स मोशन ऑफ हीट को स्टडी करना है, तो इसमें आप हीट, टेम्परेचर वगैरह ये सब चीज़ें, इसके ऊपर जितना भी पूरा फिजिक्स आता है वो सब थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ हीट, हीट एनर्जी वगैरह, टेम्परेचर की बातें होंगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये चीज़ें। और मॉडर्न फिजिक्स में आता है हमारा पास रिलेटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिविटी में हम यूजुअली स्टडी करते हैं हर चीज़ को, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव करके स्टडी करते हैं। और मोस्टली हम इसको डिफाइन करें अगर, तो इसमें स्टडी हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टडी होता है भाई हाई स्पीड पे, ठीक है। हाई स्पीड हम मानते हैं सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का। पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ फास्ट चलती है वो लाइट है, तो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो जब लाइट की स्पीड के रिलेटेड किसी चीज़ को स्टडी करना है या हाई स्पीड बॉडीज़ या पार्टिकल्स का मोशन स्टडी करना है, तो वो आता है आपका रिलेटिविटी के अंदर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में स्टडी किया जाता है यहाँ पे, या स्पीड ऑफ लाइट के नियरली किसी चीज़ को देखा जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इसको नोट करते हैं c से, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 2.99 समथिंग, ठीक है। 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या अगर ऐसे आपको जनरली याद रखना है तो आप बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट एक सेकंड में। या आप बोल सकते हो, इसको आप मीटर में निकालोगे तो वो आ जाएगा 30 करोड़ मीटर चलती है लाइट एक सेकंड में, ठीक है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपने 3 × 10⁸ पढ़ना है, याद रखना है, और या 2.9 × 10⁸, ठीक है। तो इसी को आप याद रखेंगे। तो दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव में देखा जाता है, हाई स्पीड बॉडीज़ की स्टडी होती है रिलेटिविटी में, ठीक है। और दूसरा टाइप का भी मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको हाई स्पीड के रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में यहाँ पर यूजुअली बॉडीज़ को स्टडी किया जाएगा या प्रोसेस को स्टडी किया जाएगा, फिनोमिना को स्टडी किया जाएगा। तीसरा होता है, और ये दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आजकल सबसे टफेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स माना जाता है ये। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसका, इसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या स्टडी करते हैं इसमें हम, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो जितने भी सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब एटॉमिक लेवल से नीचे जाएंगे अगर आप, न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर और पार्टिकल्स के बने होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको क्वार्क्स बोलते हैं, और दूसरे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कह लो आप। तो उन सब की स्टडी होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। उनका मोशन देखा जाता है कि हाउ दे interact with each other and also with their also in other processes, ठीक है। ये था कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। बाकी बहुत सारी ब्रांचेस दूसरी भी हैं ऐसे, आप देखोगे तो जो आपका जैसे इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में भी जितना आपका स्टार्टिंग में है, तो इंजीनियरिंग में भी जितना डिज़ाइन वगैरह वो तो इंजीनियरिंग में आता है, बट जो उनका बेसिक लॉज हैं तो वो फिज़िक्स का ही यूज़ करते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो एक और जैसे ब्रांच होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का देखा जाए तो वो भी एक फिज़िक्स से निकला हुआ ब्रांच है, पूरा एक बड़ा सब्जेक्ट है, ओके। तो फिर आपके जितना भी ये कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग साइंसेस हैं, जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी वाला जितना भी एरिया है, ठीक है, तो ये सब हमारा
इस सब में हर जगह पे बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स यूज होते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था आपका फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। और इसके बाद आप इसके बाद खुद से पढ़ लेना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है फिजिक्स का, और फिजिक्स का क्या रिलेशन है विद अदर, फिजिक्स का क्या रिलेशन है विद अदर ब्रांचेस। ठीक है, जैसे रिलेशन ऑफ, या इसको मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये चीज़ आप खुद से पढ़ लेना, दैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कहीं मिल जाएगा आपको, मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, वहाँ से पढ़ लेना। ओके, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एंड अनदर important thing is relation of physics, relation of physics to chemistry, ठीक है, with chemistry, दूसरा आपका क्या है, ये बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो ये सब चीज़ें आती हैं, तो बायोसाइंसेस, मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है मैथ के साथ। ठीक है, मैथ्स के बिना तो फिज़िक्स चल नहीं पाएगा। मैथ्स और ये कुछ कंप्यूटर साइंस वगैरह इन चीज़ों के साथ, एंड दो इसमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, और दूसरी अदर साइंसेस भी लिख सकते हो आप, अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है फिज़िक्स का। ठीक है, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको एग्जामिनर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, पेपर सेटर की, फिज़िक्स का क्या रोल है सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रोल है। तो रिलेशन ऑफ फिज़िक्स या रोल ऑफ फिज़िक्स इन सोसाइटी, ठीक है, तो क्या रिलेशन है, क्या रोल है सोसाइटी के साथ और दूसरा टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, तो ये चीज़ आप खुद से स्टडी कर लेना, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अब जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, सो नाउ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो यूनिट्स से स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज यूनिट? ठीक है, तो आपको देखिए, हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन, जिनका मेजरमेंट किया जा सके। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक, जितना भी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, तो ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनका मेजरमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो यूनिट्स हमारे पास क्या चीज़ है, यूनिट्स एक जरिया है किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक जरिया है, यानी एक मीन्स है जिसकी वजह से आप मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं यूनिट की, इट इज अ मीन्स टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है तो कितना है, उसके लिए हमने यूनिट्स का डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, यूनिट्स को डिफाइन किया हुआ है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट इट इज अ मीन्स, इट इज ए मीन्स टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए ये क्या है, एक मीन्स है, जरिया है। ठीक है, इस तो हमने यूनिट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, हर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो उससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बोल सकते हैं, कितना है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, कितना है। ठीक है, तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जनरली हमारे पास
तीन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनका जो यूनिट है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी क्वांटिटीज को? जनरली सबसे पहले तीन क्वांटिटीज को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दीजिए, ठीक है। तो जनरली जो हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम है, लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज, इनको बोलते हैं हम बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो बुनियादी से, ठीक है, सबसे बुनियादी हैं और एक दूसरे से इनको ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। लेंथ को मास से और मास को टाइम से, इनको एक दूसरे से नहीं ड्राइव कर सकते। लेंथ है तो लेंथ है, इसका अपना यूनिट है, और मास का और टाइम का, ठीक है, एक दूसरे से ये यूनिट नहीं बनते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो तीन क्वांटिटीज को सबसे मोस्ट फंडामेंटल माना गया है, ठीक है। इनको मोस्ट फंडामेंटल डिफाइन किया गया है, मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। और इनका जो यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट लेते हैं मीटर, एम से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट लेते हैं किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड SEC लिखो या सीधा S लिख दो, ठीक है। तो ये इनके यूनिट कहलाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, या इनको हम बोलेंगे बेसिक यूनिट्स या बेस यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स या सीधा बेस यूनिट्स बोल दो, ठीक है। तो ये इनके यूनिट्स आएंगे। फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम तीन बेस यूनिट लेते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल या मोस्ट बेस क्वांटिटीज। तो ये आ गई आपकी बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनके कांस्टेंट्स, इनके यूनिट्स आ गए आपके पास मीटर, केजी और सेकंड। तो मीटर, केजी, सेकंड यानी लेंथ, मास, टाइम, इनको हम बोलेंगे बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है? इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड हैं यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो 4-5 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। और ओवरऑल हमारे लिए पूरे इंटरनेशनल सिस्टम एक चलता है जिसको बोलते हैं SI यूनिट। तो उसी पे ऊपर हमें फोकस करना है, SI सिस्टम के ऊपर, SI यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब जैसे इसी का हम बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल, इनको ही क्यों बोला गया है। तो सबसे पहले तो ये सबसे सिंपलर यूनिट्स हैं, सिंपलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स, या इनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज क्यों कहते हैं। सो इनको हम बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये सबसे बेसिक है और सिंपलर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम जो है ये सबसे बेसिक और सिंपलर हैं, सबसे सिंपल क्वांटिटीज हैं। और दीज 3 यूनिट्स, ये तीनों इनके यूनिट जो है मीटर, केजी एंड सेकंड, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक दूसरे से इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते आप। और ये सबसे, और दीज द यूनिट्स ऑल अदर यूनिट्स, ठीक है। These units, yeah, the all other units can be derived from these units, ठीक है। The units of all other physical quantities, तो जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हमारी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, इम्पल्स, हम बहुत पढ़ने वाले हैं आगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो सब क्वांटिटीज, उनका यूनिट्स इन बेसिक यूनिट्स से डेराइव कर सकते हो आप, ठीक है। तो द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज यूनिट्स, उनको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट्स कहा गया है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम बेसिक क्वांटिटीज, और मीटर, केजी, सेकंड बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। तो अब दूसरे होते हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स,
डेराइव्ड यूनिट से पता ही चलता है कि जो यूनिट्स डेराइव किए हों, डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो डेराइव्ड यूनिट्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर derived from the fundamental units. Okay, तो the units which are derived from the fundamental units are called as derived units. तो जिनको हम fundamental units से derive करते हैं, length, mass, time, इनके units से, तो वो यूनिट हमारे पास कहलाएंगे derived units. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमारे पास है स्पीड। स्पीड, आपको डेफिनेशन ऑफ स्पीड पता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो स्पीड को आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब डिस्टेंस यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, ये सब लेंथ में ही आता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी लेंथ, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, क्या है, ठीक है। तो जो मीटर पर सेकेंड है तो वो आ गया स्पीड का यूनिट, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कहाँ से ड्राइव हुआ, हमने इसमें लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट यूज़ किया, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज़ किया इसमें, ठीक है। उससे हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड हमने लिया उसका हमें यूनिट मिल गया, ठीक है। तो जो स्पीड का यूनिट होगा ये वाला यूनिट, तो इसको बोलेंगे हम डेराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके निकला है, ठीक है। उसी तरह आप दूसरे भी फोर्स का या वर्क एनर्जी पावर का भी जितने यूनिट आएंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज डेराइव्ड यूनिट। ओके, तो अब चलते हैं अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें हम पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, और आगे जाकर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास यूजुअली हम चार यूनिट को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर उसके बाद आपके पास है सीजीएस सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, उसके बाद आपके पास है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम स्टडी करते हैं पूरे फिजिक्स में मोस्टली, दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम जो है उसको हमने फिजिक्स में काफ़ी आगे पढ़ना है, और बाकी ये तो जस्ट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इसमें देखिए जो एफ है ना, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट है उसको फुट लिया जाता है, ठीक है, 1 फुट को फुट, और उससे ज़्यादा होगा तो 2, 3, 4 फुट को हम 2 फीट, 3 फीट ऐसे लेते हैं, फुट का प्लूरल। तो इसमें लेंथ का यूनिट, बेसिक यूनिट, इसमें लेंथ का यूनिट फुट लिया गया है। मास का यूनिट जैसे किलोग्राम लेते हैं हम, तो यहाँ पर पाउंड लिया जाता है, एंड सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट, ठीक है। तो ये सिस्टम यूजुअली पहले कहाँ यूज़ होता था, इंग्लिश कंट्रीज़ जो है, मतलब इंग्लिश या इंग्लैंड में यूज़ होता था,
यूजुअली यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में यूज़ होता था। एंड इसको बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम लेंथ का फुट लेते हैं, मास का पाउंड लेते हैं। जो पाउंड होता है तो आपको पता होना चाहिए पाउंड केजी से काफ़ी छोटा यूनिट है। 1 केजी में नियरली 2.2 पाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो केजी से काफ़ी छोटा होता है पाउंड, जस्ट 0.4 समथिंग कुछ होता है। तो 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं नियरली, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ये हो गया आपका एफपीएस सिस्टम। उसी तरह आपका सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर लिया जाता है। एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक है। तो जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, तो ये आ गया आपका मास का यूनिट। एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम का 3-4 सब में सेम है, सेकेंड ही है यूनिट। तो सेकेंड जिसको हम टाइम के यूनिट कहेंगे, ठीक है। एस से नोट करेंगे सेकेंड को, कुछ लोग SEC भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, ओके। तो इसमें आपका ये है, ये आ गया फुट पाउंड सेकेंड, ये आ गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरा आपके पास है दैट इज MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में M क्या है, मीटर, तो इसमें लेंथ का यूनिट मीटर, K मतलब किलोग्राम, केजी, ओके, ये मीटर। एंड टाइम के लिए इसमें भी है सेकेंड, SEC, ओके। तो जो आपका एफपीएस ये MKS सिस्टम है, तो इसी को आगे रेशनलाइज करके SI सिस्टम बनाया गया है। इसमें सिर्फ 3 यूनिट को दिखाया जाता है। तो इसमें आपको 7 यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, इसमें 7, 8, 9 यूनिट आ जाएंगे SI सिस्टम में, ठीक है। तो ये था आपका एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, फिर ये सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड दिस इज योर मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। और उसी तरह हमारे पास है SI सिस्टम, ठीक है। तो SI सिस्टम जो है उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यही हमारा फिजिक्स में जितना भी फिजिक्स हम स्टडी करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड पे, ठीक है, तो दैट वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं SI सिस्टम, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है SI सिस्टम, ओके। तो आप SI सिस्टम में कितने यूनिट्स आते हैं, क्या क्या आता है, तो SI सिस्टम में हम मानते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लिया रखा जाता है और उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, क्या 7 फंडामेंटल यूनिट्स को और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI सिस्टम में आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स रखे गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब यही बेसिक यूनिट्स होंगे, बाकी जितने भी क्वांटिटीज होंगे तो इन्हीं यूनिट्स से डिज़ाइन करके उनके यूनिट बनाए जाएंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। और 7 फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन आता है, सबसे पहले आपके पास आएगा मास का यूनिट, ठीक है, या लेंथ का ले लो पहले जिसको लेना है। सबसे पहले हम लेते हैं मास, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास को इसमें लिया जाता है, इसका SI यूनिट में लिया जाता है मास का यूनिट किलोग्राम, क्या लिया जाता है, किलोग्राम, केजी से नोट करते हैं। नंबर सेकंड पे हम लेते हैं लेंथ, ठीक है, जो भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, विड्थ, ये सब लेंथ में आता है, होता तो सब लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट आपको लेना है मीटर, ठीक है। तो मीटर को रखा गया है SI यूनिट में एक फंडामेंटल यूनिट मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ, ओके। तो मास का केजी, लेंथ का मीटर,
तीसरा एसआई सिस्टम में तीसरा यूनिट है, तीसरा फंडामेंटल यूनिट है टाइम। ठीक है, तो टाइम को सेकंड रखा गया है। ठीक है, सेकंड। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी फंडामेंटल क्वांटिटी रखा गया है एसआई सिस्टम में। एंड टेम्परेचर के लिए आपके पास क्या है, केल्विन, KELVIN, केल्विन, कैपिटल के। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन एक फिजिस्ट था जिसके नाम पर ये टेम्परेचर का यूनिट रखा गया है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, केल्विन इज द एसआई यूनिट। ठीक है, इसका हम पूरा स्टडी करेंगे आगे जब और पढ़ते जाएंगे। ओके, तो उसके बाद फिफ्थ हमारे पास क्वांटिटी है इसमें जिसको है जो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, डिनोट करते हैं ए के साथ। ठीक है, तो ये भी एसआई यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट लिया गया है। फिर उसके बाद सिक्स्थ है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट लिया है, इसका यूनिट है कैंडिला, CD, स्मॉल CD। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं इसको, नहीं वो कैडमियम हो जाएगा। तो ये स्मॉल C स्मॉल D, कैंडिला। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नंबर 7 पे है अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, और वो लिया जाता है मोल। ठीक है, MOL भी लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये 7 हैं फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम के, और उसके साथ 2 और भी हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं इनको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इन 2 में सप्लीमेंट्री में कौन कौन सा आता है, इसमें आता है हमारा एंगल का यूनिट। ठीक है, तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, RAD, रैड। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल का। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट लिया जाता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेड। ठीक है, तो ये इसके साथ में सप्लीमेंट्री तौर पर रखे गए हैं कि अगर ये जैसे फंडामेंटल इन 7 को रखा गया और इन 7 को इन 2 में भी रखा गया। ठीक है, लेकिन ये तो फंडामेंटल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री हैं, इनके साथ साथ इनको भी रखा गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है एसआई सिस्टम में कौन कौन से कितने फंडामेंटल यूनिट लिए जाते हैं, और ठीक है, मतलब किस क्वांटिटी का क्या यूनिट लिया जाता है एसआई सिस्टम में। ठीक है, और इन्हीं सारे एसआई सिस्टम के जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये वाले, इनसे ही सारे बाकी क्वांटिटीज के हम एसआई यूनिट तैयार करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ये एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी आप सिंपल एक कोई कर्व ड्रा करते हैं, जैसे सर्कल है, तो सर्कल एक सिंपल कर्व है, जस्ट ट्रेसेबल है। ठीक है, इसका कोई हाइट या कुछ ऐसा वो नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है, जस्ट 2 डायमेंशनल है, ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक है, तो इसके सेंटर, या अगर इसका सेंटर है सपोज O, ये इसका रेडियस R। ठीक है, ये इसका कुछ हिस्सा, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, कुछ एक पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। ये भी आपका रेडियस सेम होगा R। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है बिटवीन द 2 लाइन्स या 2 साइड्स या समथिंग, दिस इज योर एंगल। ठीक है, तो हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं, और जो आपका रेडियन है, तो रेडियन एक किस्म का मतलब बड़ा यूनिट है, डिग्री यूनिट छोटा है। तो एक रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के आसपास होता है। ओके, उसी तरह आपका जो सॉलिड एंगल है, तो वो कब देखा जाता है, जब कोई स्फेरिकल बॉडी हो, जैसे एक भरा हुआ बॉल या एक वाटरमेलन। ठीक है, या ठीक है वाटरमेलन, तो उसमें से आप क्या करो, उसके सेंटर से लेकर बाहर तक एक उसमें से कोन निकाल दो बाहर। ठीक है, जब आप कोन काटोगे वाटरमेलन से या किसी बॉल से,
तो जो पीछे यहाँ पर एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड आवर सॉलिड एंगल ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो आपका एंगल होता है दो साइड्स के बीच में किसी ट्राइंगल का एंगल, ओके, जिसको हम थीटा से लिखते हैं, ओके, तो वो सिंपली हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशनल चीज़ ऐसे जस्ट ट्रेस करके दो साइड्स वो की हमने, दो लाइंस, तो वो दैट इज आवर एंगल। और जो सॉलिड एंगल होता है वो पूरे एक स्फेरिकल सॉलिड से, वो स्फीयर से निकाल सकते हो आप, स्फेरिकल बॉडी से चेक कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद देखिए हमारे पास आता है एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसको यूजुअली कभी कभी पूछा जाता है ये भी कि व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये जो 4-5 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़े अभी, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं 1-2 नंबर का एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ये कोई डायरेक्टली कोई सिस्टम नहीं है, जैसे एसआई सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है या एमकेएस सिस्टम है, वैसे ये है नहीं। तो इसका जो डेफिनेशन हम बनेगा, तो किस चीज़ को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन, okay, तो a system of units which is based on certain set of fundamental units which are derived without introducing any numerical factors। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जिसमें certain एक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रखा होता है, ठीक है, जिससे दूसरे यूनिट्स डेराइव किए जाते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो जैसे आप कह सकते हो कि जो हमारा एसआई सिस्टम है ना, जो एसआई सिस्टम है, कभी कभी एसआई सिस्टम को कुछ लोग रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एमकेएस सिस्टम को ही आगे रेशनलाइज किया गया है, उसी से एसआई सिस्टम डराइव किया गया है। ठीक है, तो जो आपका एसआई सिस्टम है ना, ठीक है, तो एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का सेट। ठीक है, तो एक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रखा गया है, तो उनका ही यूज करके हम दूसरे जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो उनका यूनिट्स डिजाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं विदाउट एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब हम किसी को साथ में डिवाइड नहीं करते हैं किसी नंबर से या किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम स्पीड का यूनिट निकालते हैं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो हम सीधा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इधर हाफ दिस कर रहे हैं या कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर डाल रहे हैं, नहीं, डायरेक्टली डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। ठीक है, यूनिट को करते वक्त, यूनिट्स निकालते वक्त कोई फैक्टर नहीं इन्वॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या किसी और फॉर्म में कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करना है, कोई नंबर वगैरह ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो हम सीधा कहते हैं कि मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड का यूनिट। ठीक है, तो जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है आपका, तो ये एक एग्जाम्पल है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, जिसमें हमने कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रखे गए हैं, जिससे हम दूसरे यूनिट्स को ड्राइव करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ओके ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके जो ये यूनिट्स हैं, तो कितने वैल्यू को हम, कितने वजन को, जैसे कितने मास को केजी बोलते हैं, लेंथ को मीटर बोलते हैं, टाइम कितने टाइम को सेकंड माना गया है, तो उसके लिए पूरा एक डिजाइंड डेफिनेशंस है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ और यूनिट भी पढ़ने हैं।
ठीक है, जो काफ़ी बड़े बड़े यूनिट्स हैं। और ठीक है, तो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डेफिनेशंस के बाद हम स्टडी करते हैं कि दूसरे यूनिट कौन कौन से हैं, छोटे बड़े यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के अलावा दूसरे यूनिट कौन कौन से, और कैसे कन्वर्ट करना आपको किसी मिलीमीटर को मीटर में, कैसे कन्वर्जन है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, क्या नैनोमीटर है, क्या माइक्रोमीटर है, किलो को जब मिली में कन्वर्ट करना है या वापस मिली को किलो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, केजी को मिलीग्राम में, मिलीग्राम को सेंटीग्राम, ग्राम वगैरह। तो उसके ऊपर हम छोटा सा एक जस्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।